हेलो प्यारे दोस्तों, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ सामाजिक विज्ञान जो दिया है ना वो 8th ग्रेड बुक है जो कि क्लास 7 ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा दोस्तों क्या है इतिहास है क्या है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा आता है हमारे हमारे अतीत अतीत आता है उसमें से मैं आपको अभी बताऊंगा अध्याय नंबर 8। अध्याय नंबर 8 बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल नई बुक है दोस्तों, ये 2024-25 वाला। ये देखिए यहाँ पर सभी पाठों का नाम बताया गया है, जिसमें से अभी मैं आपको बताऊंगा अध्याय नंबर 8, जिसका नाम यहाँ पर दिया है कि 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल पीडीएफ के द्वारा, जो कि पीडीएफ रहेगा नई किताब का पीडीएफ, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल आपके लिए है। प्रश्न एक आपको अपने बुक में नोट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। मेरे साथ अपने नोटबुक में भी नोट करिएगा। प्रश्न एक में क्या है कि भारत के कौन से हिस्सों में जमींदार और किसानों के विद्रोह के दोष के कारण राजस्व की मात्रा में कमी आ गई। तो यहाँ क्या है उत्तर और पश्चिमी में, दक्षिणी और पश्चिमी में, पूर्वी और पश्चिमी में, या फिर पूर्वी तथा दक्षिणी में। तो ये हो जाए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए जो आप देख रहे हैं वो क्या है उत्तर और पश्चिम। ये जो दोस्तों विद्रोह जो हुआ था दोस्तों किसानों और जमींदारों के बीच वो हमारा उत्तर और पश्चिमी इलाके में यह हुआ था, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए प्रश्न 2 में क्या है मुगल मुगल साम्राज्य के विघटन के समय सर्वाधिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं बड़ा प्रांत नहीं था क्या? बंगाल, हैदराबाद, अवध या फिर मालवा। तो ये है जो दोस्तों हमारा मालवा जो था दोस्तों वो क्या है महत्वपूर्ण एवं बड़ा प्रांत नहीं था, ठीक है, मुगल साम्राज्य के विघटन के समय। अब है अब है दोस्तों जाटों के प्रभुत्व क्षेत्र में कौन से शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए? कौन से महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए? तो पानीपत तथा वल्लभगढ़, पुणे और नागपुर, लखनऊ और इलाहाबाद, आगरा और सूरत। तो ये जो आप देख रहे हैं पानीपत और बल्लभगढ़ यह बिल्कुल सही है का क्षेत्र महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था, ठीक है। आइए आगे क्या है मराठा। दोस्तों यहाँ पर क्या है मराठा मराठा सरदारों में कौन शामिल नहीं था मराठा सरदारों में? क्या है सूरजमल, सिंधिया, फिर यहाँ पर क्या है कि गायकवाड़ या फिर भोसले। तो ये हो जाए दोस्तों सूरजमल जो वो क्या सरदारों में शामिल नहीं था, ठीक है। तो आइए इसी तरह से आगे देखते हैं। यहाँ पर कहा गया फिर आगे कि सूरज दोस्तों यहाँ पर सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में कौन कौन से क्षेत्र शामिल नहीं थे? सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में तो यहाँ पर कहा कि आधुनिक पूर्वी राजस्थान है, या फिर दक्षिणी हरियाणा है, या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली, या फिर बिहार तथा उड़ीसा है। तो बिहार तथा उड़ीसा क्या है वो सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ना सूरज बिहार और उड़ीसा वो शामिल नहीं था। इसी तरह से आगे दिखता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कौन? ये होगा गुरु गोविंद सिंह। जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं, यहाँ पर क्या होना आपको दल खालसा कहलाती। क्या? तो दल खालसा। शिवाजी ने कहा यहाँ पर कि प्रायद्वीपीय मुगलों को चुनौती देने के लिए यहाँ पर आपको सबको भर लेना है सैन्य बल। क्या भरना है? सैन्य बल का प्रयोग किया। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या है बाजीराव प्रथम यहाँ पर बना है बाजीराव बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते थे, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्या है जाटों ने अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। कहाँ पर? तो अपना नियंत्रण कर लिया था, ठीक है।
आइए इसी तरह से आगे देखते हैं तो यहाँ पर कहा गया है कि सवाई जय सिंह ने खगोलीय खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कहाँ-कहाँ कराया था? कहाँ-कहाँ? इसका उत्तर है कि सवाई जय सिंह ने खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में कराया था। कहाँ पर? तो वाराणसी में वह करवाए थे। इसी तरह यहाँ पर दोस्तों पूछा गया कि विंध्य राज्य के विस्तार का श्रेय किसे प्राप्त है? वे वे किन क्षेत्रों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए जाने जाते थे? कौन से क्षेत्र है दोस्तों जिनके खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए जाने जाते थे? तो आइए इसके बारे में लिखना है कि विंध्य राज्य के विस्तार का श्रेय बाजीराव प्रथम को प्राप्त है। वे वे मालवा बुंदेलखंड गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए जाने जाते। किसके लिए दोस्तों? तो सैन्य अभियानों के लिए जाने जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 है सिखों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था किससे संबंधित थी? किससे? तो लिखना है कि सिखों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था सिखों की आर्थिक स्थिति सुधारने से संबंधित व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को उनकी उपज का 20% कितना दोस्तों? तो कहा यहाँ पर 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। बदले में उन्हें क्या? संरक्षण का मतलब होता है दोस्तों उन्हें बचाव के लिए देखभाल में उन्हें 20% कर देना पड़ता था। ठीक है? ताकि वह राजा उन्हें अच्छी तरह से देखभाल उन्हें और सभी समाजों को अच्छी प्रकार से कर सके। इसी तरह यहाँ पर कहा है कि 1737 के बाद दोस्तों मराठों का प्रभुत्व किन किन क्षेत्रों में फैला था? कौन कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? तो लिखिएगा कि 1737 है दोस्तों के बाद मराठों का प्रभुत्व उत्तर में यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल और तेलुगु क्षेत्र तक फैला था। क्या चीज? तो मराठों का प्रभुत्व ये सब इलाकों में फैला हुआ था। ठीक है? अब है जाट राज्य के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे? जाट राज्य के प्रमुख व्यापारिक केंद्र। तो आइए इसके बारे में लिखना है कि जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची एवं सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज के रूप में उभरा। क्या हो दोस्तों? तो ये हमारा उभरा था। तो आइए दोस्तों अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। आगे का जो प्रश्न आखिरकार पूछा गया, ये तो प्रश्न 11 हो ही गया। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक के बारे में। ये पूछा गया कि मराठा प्रशासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर राइटिंग में तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर मैं यही आपको अगर बुक से बताता तो वहाँ पे हैंड राइटिंग बहुत सारे हमारे जो मित्र थे यानी दोस्त जो थे दोस्तों उन्हें क्या था कि राइटिंग ही समझ नहीं आ पा रहा था। इसीलिए दोस्तों आप सबके लिए मैं पीडीएफ के द्वारा बताने में हमें भी सुविधा था और आपको नोट करने में भी सुविधा था, इसीलिए बनाते हैं। ठीक है? तो इसे यहाँ पे क्या है कि मराठा प्रशासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में लिखिएगा अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की।
जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई थी। किसकी? तो भू राजस्व का मतलब दोस्तों भूमि की मांग किया गया था। ठीक है, इसके बारे में ही आपको लिख लेना है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं, थोड़ा सा देखिए इतना लिख लीजिएगा, उसके बाद थोड़ा सा और लिखना है आपको। फिर लिखिएगा कि कृषि का कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया था, पुनर्जीवित किया गया था। तो आइए आइए अब यहाँ देखिए, क्या है सूबेदार, जरा यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना है आपको। पूछा है कि सूबेदार के रूप में सा रूप में सआदत खान द्वारा अवध में क्या कार्य किए गए थे? अवध में दोस्तों आखिरकार कौन सा काम किया गया था? तो आइए इसके बारे में लिखना है कि शहादत खान ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त जागीर जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दी। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों में लेखों की जांच की गई। ठीक है, तो आइए इसके बारे में ही आपको लिखना था, चाहे सूबेदार के रूप में। तो इसके बारे में ये वाला आपको नोट करिएगा प्यारे दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं, ये शहादत खान के बारे में। अब यहाँ देखिए, कहा है यहाँ पे दल खालसा, जो दोस्तों आखिरकार ये जो दल खालसा जो है ना, दल खालसा किसे कहते थे? वे किस प्रकार कार्य करते थे? कौन ये दल खालसा जो थे? तो चलिए इसके बारे में आप सबको नोट करना है कि 18वीं शताब्दी में कई योग नेताओं ने नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन इन जत इन यहाँ पर दिया कि हाँ, यहाँ पर कहा है कि इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। क्या दोस्तों? तो ये जो इनकी सेनाएं जो होती थी उन्हें क्या कहते थे? दल खालसा कहलाती थी। ठीक है, इसके बारे में ही आपको लिखना है। चलिए तब इसके आगे जब हम लोग देखने का है, उन परिस्थितियों को लिखिए जिनके कारण मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया। उन परिस्थितियों को लिखना है। तो आइए लिखिएगा। सबसे पहले औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासन काल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया था। ठीक है, सबसे बड़ा कारण यही था। चलिए, मुगलों के विरुद्ध में मराठों की सफलता के क्या कारण थे? मुगलों के विरुद्ध में दोस्तों मराठों की सफलता का, तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो लिखना है इसके बारे में, इसका उत्तर कि मराठों की सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे। मुगल सेना मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे, जहां रसद पाने और
कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। ठीक है, यही मतलब यहाँ पे मुगलों के विरुद्ध में मराठों की सफलता के क्या कारण है वो यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद आगे देखिए क्या है, चौथ वे सरदेशमुखी का चौथ वे सरदेश मुखी से क्या आशय था, इसका मतलब क्या आशय था, तो आइए लिखना है कि चौथ जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% कितना दोस्तों, तो यहाँ पर बताएगा आपको 25% भाग है। ढक्कन में इनको इनको मराठा मराठा वसूलते थे। कौन, तो ढक्कन में इन्हें कौन, ये जो मराठा लोग जो होते थे ना वही वसूलते थे। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा सा और लिखिएगा, लिखना है फिर आगे में कि सर, एक मिनट, हाँ, सर देशमुखी का है, सर देशमुखी ढक्कन ढक्कन में मुख्य राजस्व संग्रह संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा था। कितना, 9 से 10% तक ही हिस्सा उन्हें था। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो फिर से हमारा यहीं पर ये समाप्त हो गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्लास 7 का सामाजिक विज्ञान जो है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये हमारा इतिहास आता है। इतिहास, इसका संपूर्ण हल मैं आपको बता चुका हूँ। अध्याय अध्याय 1 से लेकर के 7, अध्याय 1 से लेकर 8 तक इसका संपूर्ण हल मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगर अगर इसमें से अगर कोई भी अध्याय छूट गया है तो मेरे चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में देखिएगा, तो वहां पर दिया गया है, तो वहां से आप अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान ये हमारा क्लियर हो गया इतिहास। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे भूगोल। भूगोल जो दिया है उसको भी देखेंगे वीडियो के माध्यम से। तो आप सबका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।